अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है प्रोग्राम कहानी वर्दी की। मैं हूँ जाहिद राव और आपके लिए लाया हूँ यौम दिफा स्पेशल एडिशन। जंग सितंबर, इस जंग को हमारी कौमी तारीख में एक अनोखा मकाम हासिल है। हम और आने वाली नस्लें जब जब फ़िज़ाई जंगों की बात करेंगी तब तब MM आलम का नाम और उनका कारनामा हमारी कौम का लहू गरमाएगा, क्योंकि वो किसी फिल्म के हीरो नहीं बल्कि हकीकी ज़िंदगी के हीरो थे। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो MM आलम साहब को बहुत करीब से जानती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खतीजा महमूद की, और फैज़ TV को ये एजाज़ हासिल हो रहा है। नाजरीन, चलते हैं ब्रेक की तरफ और उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे खतीजा महमूद से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मैडम खतीजा महमूद शाहिद साहिबा के साथ, जो कि MM आलम साहब की मुँह बोली बेटी हैं। आइए जानते हैं MM आलम साहब के बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैडम, आपकी MM आलम साहब से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? ये बहुत इंटरेस्टिंग ये मुलाकात ही हुआ था कि 2005 में मैं एक निजी चैनल पे काम कर रही थी, तो मुझे फिर एक प्रोजेक्ट मिला था कि ये यौम दिफा के ऊपर जो है मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। तो मैं ही उसकी राइटर भी थी, मैं डायरेक्टर भी थी, मैं प्रोड्यूसर भी थी। बिकॉज पाकिस्तान का नाम जहाँ पर आता है और मतलब लोग मुझे कहते हैं आई एम अ पेट्रियाटिक फ्रीक, तो क्योंकि मैं अक्सर वहाँ पाकिस्तान की बातें कर रही होती थी, ऐसा होना चाहिए। और आर्म फोर्सेस के बारे में मेरा ज़ाहिर है सबको पता था, मेरा बैकग्राउंड भी आर्म फोर्सेस वालों का है। तो अच्छा, तो अब जब 2005 में उन्होंने मुझे कहा कि सिंस आप इतना ज़्यादा आपका है इस मतलब इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और आपका शौक़ भी काफ़ी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री आपने बनानी है यौम दिफा के ऊपर। उसका नाम मैंने रखा था कि दिफाए वतन कल, आज और कल। तो उसमें मैंने दिखाना ये था कि कल में के जो 65 के जो वॉर हीरोज़ थे गाजी, आज में जो करंट सर्विंग ऑफिसर्स, और आने वाला कल जो छोटे बच्चे के वो पाकिस्तान के दिफा को किस टोटल मुझे कवर करना था। तो अच्छा, अब हुआ ये था कि मैंने फिर ज़ाहिर PR डायरेक्टरेट्स वगैरह इन सब से कांटेक्ट किया। तो मुझे जब एयरफोर्स की बारी आई तो जो मुझे नाम दिए गए थे तो उसमें MM आलम का नाम नहीं था। तो मेरे लिए ये बड़ा एक स्ट्रेंज बात थी कि 6 सितंबर का जिक्र हो, 65 की जंग की बात हो और MM आलम का नाम ना हो। क्योंकि MM आलम की अगर आप बात करें तो MM आलम से मेरा पहला तारुफ मेरी क्लास 6 की बुक से हुआ था, कौमी यकजहती पे, कि जब 6 सितंबर यौम दिफा के बारे में एक मजमून था और उसमें बताया था कि जी एक फाइटर पायलट था कि जिसने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के जो है 5 जहाज़ मार गिराए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। तो उसके बाद में ना मुझे एक समझ लें कि एक क्रेज़ मेरा बढ़ता गया इस शख्स को मिलने का, इस शख्स को देखने का। यानी मतलब एक कहते हैं ना कि एक देवमालाई किरदार समझ लें, और मैं ये सोचती थी कि ऐसा शख्स कौन होगा। और उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो वॉर हीरोज़ के बारे में पढ़ना शुरू हो गई, लेकिन MM आलम से जो मिलने का जुनून था वो शिद्दत इख्तियार कर गया। और फिर जब मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया 2005 में डॉक्यूमेंट्री का, तो मुझे लगा था कि शायद अब मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, अब मेरी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जब मुझे नाम दिए गए तो उसमें इनका नाम नहीं था। तो ज़िंदगी ने मुझे एक मौका दिया था अपने हीरो से मिलने का, और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि देखें प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे MM आलम साहब का इंटरव्यू चाहिए। और मतलब मेरे पास ज़िंदगी ने मुझे एक मौका दिया है मिलने का। तो खैर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कबूल कर ली। हुआ ये था कि जी 2005 में मैं एक निजी TV चैनल में काम कर रही थी, तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था यौम दिफा पे डॉक्यूमेंट्री बनाने का। एंड दे न्यू माई पैशन अबाउट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। तो उन्होंने मुझे जब ये प्रोजेक्ट दिया तो मुझे आप समझ लें कि मेरे लिए एक ख्वाब पूरा होने का वक्त आ रहा था। रीज़न ये था कि जब मैं क्लास 6 में थी तो मैंने सबसे पहले MM आलम के बारे में उस वक्त पढ़ा था कि 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज़ मार गिरा के जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मैं ये सोच रही थी कि ऐसा तो कहानियों में भी नहीं होता। तो ये फिर एक हीरो जो है, मतलब फिर उसके बाद मैं ये जो हीरोज़ हैं उनके बारे में पढ़ती गई कि आखिर ये MM आलम किन लोगों का जानशीन है। फिर ये तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नुसैर, अक़बा बिन मुस्लिम, ये सारे उन सब के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और फिर जब 2005 में मुझे बताया गया कि जी मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है जिसकी राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था
तो उसके बाद फिर PR डायरेक्टरेट वगैरह से बात की गई। तो फिर पहली मुलाकात मेरी जो है 2005 में MM आलम से हुई। और फिर जब मैंने उनसे उनके इस तारीख़ी फ़तह के बारे में बात हुई, उन्होंने सारा कुछ बताया मुझे। तो जब मैं उठने लगी, जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो मैंने कहा सर दोबारा मुलाकात हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम कब ऑन एयर होगा? मैंने कहा जी 6 सितंबर को 8 बजे। मैंने चैनल का नाम बताया। उन्होंने मुझे अपना नंबर लिख के दिया। उन्होंने कहा अगले दिन हमें कॉल कर लीजिएगा, अगर तो हमें प्रोग्राम अच्छा लगा तो उसके बाद पॉसिबल है कि हम दोबारा मिल लें। अब ये बड़ी अजीब शर्त थी मेरे लिए। खैर 6 सितंबर को ऑन एयर गया प्रोग्राम। मुझे बहुत अच्छी कॉल्स भी आई कि बहुत अच्छा हुआ है, सारा कुछ है। बाकी वॉर हीरोज़ के बारे में भी उसमें सारा डिस्कशन हुई थी। तो मैंने डरते डरते 7 सितंबर को फ़ोन किया। उन्होंने उठाया। मैंने कहा जी खदीजा बात कर रही हूँ। तो उनका पहला सवाल था कब आना चाहेंगी? तो हाँ जी, तो मैंने कहा कि आप बताएं। तो उन्होंने कहा आज असर के बाद आ जाइए। तो मैं अपनी वालदा के साथ उनसे मिलने चली गई। और फिर उसके बाद जब मैं उनसे मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, तो जब मैं उठने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा माथा चूमा। जब खुदाफिज कहने लगे तो मेरा माथा चूम के कहा हमारी बेटी बनोगी? तो मतलब मेरे लिए उस वक्त यह था, कहते हैं पहली बार किसी से मिलकर ये एहसास हुआ है कि अभी भी इस मिट्टी में काफ़ी ज़रखेज़ी है। तो मेरे लिए समझें कि मतलब मैंने कहा कि दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं। और मैंने बचपन से मैं उनको ना फैल्कन कहा करती थी। तो मेरे वो फैल्कन थे, तो मैंने उनको एकदम मेरे मुंह से निकला थैंक यू सो मच फैल्कन। बस वो दिन था। और उसके बाद जब तक वो हयात रहे तो मैं हर इतवार को फिर उनके पास जाती थी, हम बैठते थे, बातें करते थे। ये थी मेरी पहली मुलाकात का किस्सा। मैडम कभी पाकिस्तान की हालत देखकर वो मायूस हुए? पाकिस्तान को इस सिचुएशन में देखकर कभी कहा कि ये क्या हो रहा है मेरे मुल्क में? देखिए जब ये चीज़ होती थी ऑफ कोर्स वो दुखी होते थे कि ये मुल्क जो है इसको बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। और वो ये कहते थे कि मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो। तो वो अपने नौजवान नस्ल से उनको बहुत उम्मीदें थीं कि नौजवान नस्ल उनको मायूस नहीं करेगी। हाँ जो हालात होते थे उनको ये दुख ज़रूर होता था कि इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया हुआ वतन। फिर उसके बाद के जब 65 में भी हमारे लोगों ने मतलब वो ये कहते थे कि किस तरीके से मतलब अवाम जो है, अवाम ने भी भरपूर जोश का वो मुजाहरा किया कि ये नहीं था कि उन्होंने सब कुछ सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस पे छोड़ दिया। यानी हर शोबे से लोग जो हैं, जब 65 की जंग हुई है तो हुए थे, तो वो कहते हैं कि हमारी कौम अपनी कौम से मायूस नहीं हुए कभी भी। लेकिन हाँ कभी जब हालात देखते थे ये जो भी हो रहा है तो दुख होता, एक होता है दुखी होना, एक होता है मायूस होना। कभी कभी दुखी होते थे लेकिन फिर उनके अंदर एक उम्मीद आती थी कि नहीं इंशाअल्लाह ताला जो है पाकिस्तान जो है रहने के लिए जो है कायम हुआ है। पाकिस्तान को उन्होंने कहा था इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत करेगा। तो मैडम आपने MM आलम साहब से क्या क्या सीखा? मैंने MM आलम से बहुत कुछ सीखा। मैंने MM आलम से ज़िंदगी गुजारने के सलीके सीखे। मैंने MM आलम से ये सीखा कि मुल्क से मोहब्बत क्या होती है। मैंने MM आलम से ये सीखा कि अपने हीरोज़ को और अपने मोहसिनों जो हैं हमारे पाकिस्तान, मैं इनको पाकिस्तान का मोहसिन कहती हूँ। ही इज़ नॉट ओनली अ हीरो, ही इज़ मतलब पाकिस्तान का मोहसिन है कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान यानी उस वक्त पाकिस्तान का अगर नाम रहा तो मैं ये कहती हूँ कि उसमें MM आलम का नाम सबसे आगे है। और एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बाकी जब हम लोगों की बात करते हैं तो उसमें आप रैंक लगाते हैं। MM आलम वाहिद आर्म्ड फोर्सेस की एक शख्सियत है कि हम कहते हैं MM आलम नाम ही काफ़ी है। वो ये कहते थे कि जब कहते हैं ना कि जी लोग समझते हैं, उनको ज़ाहिर है जब बांग्लादेश से भी बुलाया गया और सारा कुछ, कहते थे कि लोग समझते हैं कि हम चले जाएंगे, हम कैसे चले जाएं इस मुल्क से कि जहाँ फैसल चौधरी की यादें हैं, हम कैसे चले जाएं जहाँ सरफराज रफ़ीकी की यादें हैं, जहाँ अलाउद्दीन की यादें हैं, जहाँ यूनुस हसन की यादें हैं, हम कैसे इस मिट्टी को छोड़ के चले जाएं। और उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि देखो पाकिस्तान के लिए जो कर सको ज़रूर करना, ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। और वो दिन आज का दिन, मैं यकीन करें मैं आपको बताऊं कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, मैं मतलब जहाँ भी मेरा बस चलता है, जिस लेवल पर भी मैं कर सकती हूँ
आई एम अ राइटर, आई एम अ डायरेक्टर, मैं जान मेरा कलम का जहाँ इस्तेमाल होता है मैं उसमें खिदमत करती हैं आप किसी तरह ऑफ कोर्स। और वो मेरे अंदर एक ऐसी मतलब कहने की बात नहीं है, लेकिन वो मेरे अंदर वाकई एक ऐसी आग लगा के चले गए, क्योंकि 10 साल अगर आप मोहम्मद महमूद आलम जैसे इंसान के साथ रहें, ये वो शाम कहते हैं ना कि शाही बनाता नहीं आशियाना, वो उस बंदे ने पूरी ज़िंदगी कोई जायदाद नहीं बनाई। पीएफ बेस फैसल में फैल्कन 2 जो ब्लॉक था उसमें वो रहते रहे, आखिरी सांस तक वो वहीं रहे, कोई जायदाद नहीं, कोई शादी नहीं की। वो कहते थे मेरी एयरफोर्स से शादी हो चुकी है, मैंने यही पढ़ा है कि उनके बारे में कि वो यही कहते थे कि वो एयरफोर्स से मेरी शादी हो चुकी है। और ये था कि हर इतवार को मैं जाती थी जब उनके पास, तो हम फिर घंटों बैठ के बात कर रहे होते थे, फिर छोटी छोटी चीज़ें वो शेयर करते थे। और एमएम आलम की जो 2 रूप मैं आपको बताऊँ बड़े इंटरेस्टिंगली, लोगों के लिए वो बहुत थोड़े से एक रिजर्व और मतलब फ्रैंक नहीं होते थे इतना, लेकिन शायद आई एम ब्लेस्ड कि मैं वाहिद बंदी थी कि जिसको वो ना नहीं कह सकते थे। बेटी अगर कह दिया तो फिर ना तो वो मुझे ना नहीं कहते थे, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर होती थी कि उनको पता था कि जब पाकिस्तान के लिए मेरा जुनून है। फिर एक और चीज़ मैंने जो उनके साथ रह के देखी कि देखें, शहादत, जब एक इंसान को शहादत का रुतबा मिल जाता है वो तो फिर अल्लाह और उसके दरमियान का शहीद का मामला होता है बीच में, लेकिन एक गाजी जो है उसकी क्या पर्सनालिटी होती है वो मैंने एमएम आलम के साथ रह के देखी। बाखुदा मैं कह रही हूँ, उनकी आंखों में इतनी चमक होती थी कि मैं ज़्यादा देर उनकी आंखों में नहीं देख सकती थी, और कुछ बड़े यूनिक एक्सपीरियंसेस किए थे। अच्छा, मैं एक ज़माने में यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही थी, तो साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ा रही थी, उसमें हीरो का एक चैप्टर पढ़ा रही थी। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा, ओके सो हू इज़ योर हीरो? तो मुझे उन्होंने, किसी ने पॉलिटिकल हीरो के बारे में बताया, तो किसी ने मुझे किसी सेलिब्रिटी के बारे में बताया। तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैम क्या हुआ? मैंने कहा असल हीरोज का पता नहीं है। और एग्जैक्टली तो उन्होंने कहा हु इज़ योर हीरो? मैंने कहा माइन इज़ एमएम आलम। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क्ड हु इज़ एमएम आलम? मैंने कहा शेम ऑफ यू। मैंने कहा तुम लोगों का असाइनमेंट है कि कल जो है नेक्स्ट क्लास में तुम जो एमएम आलम के बारे में प्रेजेंटेशन दोगे, आप यकीन मानिए कि जब नेक्स्ट क्लास में वो आए हैं, दे वर फुल ऑफ मोटिवेशन, और दे वर लाइक कि ये पाकिस्तान में हुआ है, ये जिंदा है। मैंने कहा ये बिल्कुल जिंदा है। फिर 6 सितंबर आने वाली थी, दे सेड कि अगर इनसे मिलना हो, मैंने कहा 3 दिन इंतजार करो, तुम्हें मिलवाने लेके चलूंगी। फिर मैं हर 6 सितंबर को अपने स्टूडेंट्स के साथ जाके उनको सल्यूट करती थी, और बाकी दिनों में वो खामोश रहते थे, लेकिन 6 सितंबर वाले दिन उनके अंदर एक ऐसा स्पार्क आता था कि लगता ही नहीं था कि अभी जो है मतलब 40 साल या 45 साल कबल जो है वो कोई इस तरह इतना बड़ा मार्का अंजाम देकर आए। ऐसा लगता था सेकंड्स पहले जो है वो दुश्मन के 5 जहाज़ों को तबाह करके जो है वो कामरान होके लौटे हैं। तो एमएम आलम तो इतना, मैं कहती हूँ कि वो ऐसा एक यूनिक इंसान था। अच्छा, फिर जब वो बात भी करते थे तो उनकी आवाज़ में जो एक जज्बा आता था पाकिस्तान के लिए, तो मुझे लगता था कि मतलब हम जो कहते हैं ना कि इकबाल का शाहीन, जब हम बात करते हैं तो मैंने जीती जागती जो एक पर्सनालिटी देखी है कि वो था। फिर मुस्तनसर हुसैन तारर ने कहा है कि जी आर्मी जो है वो सहरा नवर्दी है, और नेवी जो है वो समंदर गर्दी है, लेकिन एयरफोर्स एक रोमांस है, और एमएम आलम उस रोमांस का सबसे बड़ा हीरो है। तो मैडम, आखिरी अयाम की कुछ खास बात जो आपको याद रही हो आज तक? आखिरी अयाम की खास बात यह थी कि मुझे एक दिन पता चला कि सोशल मीडिया के थ्रू कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगी हीरो जो है वो बिस्तर अलालत पर है। किस तरह मैं पीएनएस शिफा पहुंची ये मैं ही जानती हूँ। जब मैंने उनको बेड पे देखा, ये पहला वक्त था कि एमएम आलम ने वो दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने मेरा इस्तकबाल नहीं किया था, वो बेड पे थे। वरना हमेशा ऐसा होता था कि जब मैं जाती थी तो वो दरवाजे पे खड़े होते थे, मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे। तो जब मैंने उनको बेड पे देखा तो मेरे आंसू निकल पड़े, तो मैं रोई हूँ। तो उन्होंने ज़रा थोड़ा सा तकलीफ से उठे, उन्होंने कहा कि बिठाया, मेरा सर अपने कंधे पे रख के कहा, बेटियाँ रोती नहीं हैं और आपको तो हम हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा फैल्कन, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे मैंने कहा मैं आपको ऐसा, मतलब फॉर मी इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं अपने शाहीन को, वो शाहीन जिसने 10 साल मुझे अपने परों की आगोश में छुपा के रखा हुआ था, कि मैं उसको इस तरीके की हालत में देखूं। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। खैर उसके 2-3 दिन बाद ईद भी आ गई थी, तो मैं
ईद भी मैंने आखिरी ईद उन्हीं के साथ गुजारी, पूरा दिन मैं उनके पास गई रही बात। फिर उनकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ती गई, उनको सांस का प्रॉब्लम हो गया था। तो एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आलम साहब आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन देखें वो उनसे बात नहीं हो रही है, लेकिन आप कम मुख्तसर बात कीजिएगा। तो आवाज़ में बहुत नहीफी थी, तो मैं फिर रोई। मैंने कहा फैल्कन। तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे जो आज भी मुझे रुला देते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है, जब आप नहीं होती ना तो हमें आवाज़ लगता है कि आपकी आवाज़ आ रही है, फैल्कन फैल्कन। अच्छा, उनके पास ना एक टॉफ़ियों का जार रखा होता था, तो मैं हमेशा जब भी जाती थी मैं वो लेकर आती थी, और वो हर हफ्ते मेरे लिए मंगवा के रखते थे, वो रिफ़िल करके रखते थे। तो उन्होंने कहा आपकी टॉफ़ियाँ भी रखी हुई हैं। अगले दिन मुझे फ़ोन आया कि वो शाहीन जिसने 10 साल मुझे अपने पैरों की आगोश में रखा है, वो अपनी अब्दी मंजिल की जानिब परवाज़ कर गया है। तो मुझे बताया गया, उन्होंने कहा हम अभी इस खबर का ऐलान नहीं, मतलब बरियल का ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन उनकी आखिरी रसूमात जो है मसरूर एयरबेस में मारीपुर में अदा होंगी। तो चूँकि आपको उन्होंने बेटी कहा था हमारी गाड़ी आपको लेने आ जाएगी, तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि फैल्कन मेरे दिल में ज़िंदा हैं और जिंदों की आखिरी रसूमात नहीं होती, तो मैं नहीं आऊँगी। तो फिर मैं टीवी चला के मैंने देखा कि शायद कहीं जिक्र आ रहा हो, मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए थी, लेकिन मैं वही देख रही थी, वही मॉर्निंग शोज़, वही नाचना गाना, वही सियासतदानों के आपस के झगड़े। और मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा फैल्कन अगर आज किसी खिलाड़ी की शादी होती या कोई अदाकार जो है मरता, तो इस वक्त हर चैनल एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करता। कुछ पता नहीं चलता कब उकाब मरते हैं, करगसों की बस्ती में जिक्र तक नहीं होता, पर फिज़ा तड़पती है जब उकाब मरते हैं। तो मतलब मुझे अफसोस हुआ था कि कहीं इतने सारे ख़बरों में एक टिकर चल जाता था कि जंग सितंबर के हीरो MM आलम इंतकाल कर गए। बड़ा अफसोस भी हुआ। मैं काफ़ी अर्से उनकी क़ब्र पे भी नहीं गई। मुझे लोगों ने बहुत कहा कि तुम उनकी क़ब्र पे भी नहीं जाती। मैंने कहा नहीं जाऊँगी उनकी क़ब्र पे। मैंने कहा हाँ फैल्कन, नहीं आई आपकी क़ब्र पे, तुम्हारी क़ब्र पे मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो तुम कब थे? कोई पत्ता हवा से हिल के टूटा था। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा था वो झूठा था। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। मैंने उनको एक ही बात की थी कि फैल्कन, अगर औलाद से जो है नाम चलता है तो याद रखिएगा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लोगों को भूलने नहीं दूंगी कि MM आलम कौन है। मैं था भी नहीं कहूँगी कि MM आलम कौन है। नाज है पाकिस्तान को तुझ पे है मिट्टी के लाल। दुनिया बोले आलम तू है अपनी आप में साथ। क्या मैसेज देना चाहेंगी आज की जो न्यू जनरेशन है, MM आलम साहब का क्या मैसेज जो आप देना चाहें हमारी आवाम को? आज की नस्ल को मैं एक बात कहूँगी कि हमारी आज की नस्ल जो है उसको हीरो और सेलिब्रिटी का फ़र्क नहीं पता। वो रील हीरो और रियल हीरो के बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। खुदा का वास्ता है, पढ़िए, जानिए कि कौन है जो पाकिस्तान का रियल हीरो है, कौन है कि जिसने पाकिस्तान का नाम रहती दुनिया तक के लिए बुलंद कर दिया। वो आलम में इंतखाब था, वो अपनी ज़ात में एक आलम था, वो शख्स MM आलम था। अपने हीरोज़ के बारे में जानिए, ये जानिए कि उनके क्या कारनामे थे, क्योंकि MM आलम जो है हमेशा उनका नई नस्ल के लिए वो एक ही बात कहते थे कि पाकिस्तान जो है बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। और एक बात वो हमेशा कहते थे कि नफ़रतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, फर्जंदान पाकिस्तान पाइंदाबाद। MM आलम साहब की शख्सियत एक पुरअसरार गाजी की शख्सियत है। हो सकता है वक्त की कमी की वजह से हम समझने में कासिर रहे, लेकिन फैज़ टीवी की ये कोशिश रहेगी कि हमारे रियल हीरो MM आलम साहब जैसी शख्सियत के बारे में बार बार बात की जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान जाहिद राव को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।